अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। बायो के बेटा जो हमने स्टार्ट किया था, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ था। उसके बाद हमने स्टेटस ऑफ वायरस स्टार्ट करना है। स्टेटस ऑफ वायरस में हमने सबसे पहले देखना है कि स्टेटस जो होता है वो किसे कहा जाता है। वायरस तुम्हें पता है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो कि इन्फेक्शंस कॉज करता है किसी होस्ट के ऊपर, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टे करने के बाद उसी से शेल्टर लेता है और उसी से ही फूड भी लेता है और इन टर्न उसे हार्म भी, मतलब इन्फेक्शन काज करके उसको हार्म कर देता है। अब स्टेटस ऑफ वायरस हमने देखना है तो स्टेटस हम कहते हैं पोजीशन या फिर दर्जा को। मतलब जो हमने 5 किंगडम पढ़े थे उसके अंदर हमने ये देखना है कि जो वायरस होता है उसका स्टेटस उसमें क्या है, वो किस किंगडम के अंदर वो आता है। तो ये देखने से पहले हम एक बार किंगडम्स जो है उनको रिकॉल कर लेते हैं। हमने 5 किंगडम पढ़े थे, एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। और उसके अंदर हमने देखा था कि जो एनिमेलिया होता है उसके अंदर एनिमल्स आते हैं, प्लांटी में प्लांट्स आते हैं, फंजाई में फंगस आ जाती है, मोनेरा में बैक्टीरिया आ जाते हैं और प्रोटिस्टा में एल्गी और प्रोटोजोन्स हमने कहे थे कि इसके अंदर शामिल होते हैं। तो हमें ये देखना कि वायरसेस जो होते हैं वो इनमें से किसके अंदर आते हैं। आपको वायरसेस वो कह रहे हैं कि ये जो वायरसेस होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग की आउटर मोस्ट, मतलब बॉर्डर लाइन जो होती है उसमें एग्जिस्ट करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि जहाँ पर नॉन लिविंग ख़त्म होते हैं वहाँ से वायरसेस स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर लिविंग ख़त्म होते हैं वहाँ से वायरसेस स्टार्ट होते हैं। डेट्स मीन कि ना तो वो लिविंग के अंदर आती है प्रॉपरली, ना ही वो नॉन लिविंग के अंदर इंक्लूड होती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ना उसके करैक्टर्स पूरी तरह से नॉन लिविंग के साथ मिलते हैं, ना ही लिविंग के साथ इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हम इसकी नेचर देखते हैं कि जो वायरसेस होते हैं ये होते किस तरह के हैं। वो वायरसेस कह रहे हैं कि इनकी नेचर क्रिस्टलाइन होती है, मतलब दिखने में वो क्रिस्टल्स की तरह लगेंगे। क्रिस्टल्स क्या होते हैं? क्रिस्टल्स हम कहते हैं कि कोई भी चीज़ जिसमें मुकम्मल हाईली ऑर्डर्ड बड़ी तरतीब के साथ उसके पार्टिकल्स अरेंज हुए होते हैं। जैसे आप शुगर के क्रिस्टल्स देखते हो या साल्ट के देखते हो या फिर कोई भी और मिनरल वगैरह या फिर उसके अलावा कुछ मेटल्स होती हैं वो भी आपको हाईली ऑर्डर्ड फॉर्म में मिलती हैं। या फिर मिरर जो होता है उसको हम तोड़ें तो उसके भी प्रॉपर्ली क्रिस्टल्स बनते हैं। मतलब इसमें जो एक दूसरे के साथ अटैच होकर क्रिस्टल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। उसके बाद आपको कहते हैं कि जो वायरसेस होते हैं नॉन लिविंग में इंक्लूड किए जाते हैं क्योंकि ये ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर मीन्स इनमें सेल्स एब्सेंट होते हैं। ए सेलुलर मीन्स इनमें सेल्स मौजूद ही नहीं होते। मतलब ना तो ये यूनिसेलुलर इंक्लूड किए जाएंगे, ना मल्टी सेलुलर इंक्लूड किए जाएंगे, ना ही कॉलोनीज़ की फॉर्म में। तो हम ये कह सकते हैं कि फिर इनमें कोई भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। डेट्स मीन जब इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो फिर वो लिविंग में तो आएंगे नहीं, वो नॉन लिविंग में ही कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आपको कह रहे हैं कि ये लिविंग के साथ भी रिजेंबल करते हैं। वो कैसे? वो इसलिए कि इनके अंदर डीएनए या फिर आरएनए पाया जाता है। मतलब कुछ जो इसकी काइंड्स होती है उसमें डीएनए मौजूद होता है, कुछ में आरएनए मौजूद होता है। और ये तो लिविंग की निशानी है ना। फिर यहाँ पर हम देखते चलते हैं कि डीएनए और आरएनए हम किसे कहते हैं? ये बेसिकली जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल्स के जिसके ऊपर जीन्स मौजूद होती हैं और ये इनहेरिटेंस में रोल प्ले करते हैं। मतलब विरासत में इनका रोल होता है। वो जीन्स के ऊपर पर्टिकुलर करैक्टर्स मौजूद होते हैं और वो करैक्टर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होने में रोल प्ले करते हैं। तो डीएनए जो होता है ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम्स होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस किस में होता है? हमारे सेल के अंदर। इसकी पूरी फॉर्म अगर हम देखें तो हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की देखें तो जस्ट राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी मीन्स इसमें ऑक्सीजन, ये राइबो मीन्स ये राइबोज शुगर होती है एक 5 कॉर्नर वाली। न्यूक्लिक एसिड होता है ये ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं। मतलब ये एक रीज़न आ जाती है हमारे पास कि अगर हम इसको लिविंग में कंसीडर करते हैं तो डीएनए और आरएनए की प्रेजेंस की वजह से करते हैं। अगर नॉन लिविंग में करते हैं तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ना होने की वजह से इंक्लूड करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किसी में भी नहीं आता। नेक्स्ट हम उसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। हम कहते हैं कि जो इसकी ये एक वायरस जनरल स्ट्रक्चर है एक वायरस का। जो वायरस होता है इसकी आउटर मोस्ट ये अपर पार्ट जो होते हैं इसको हम हेड कहते हैं। इसकी नेक होती है और लास्ट में इसकी टेल आ जाती है, टेल्स। ये इसकी पेनिट्रेशन के लिए मतलब ये अटैचमेंट यहाँ से होती है और फिर पेनिट्रेट उसके अंदर धंस जाते हैं ना चीज़। जैसे अटैचमेंट के बाद अपना मटेरियल इन्फेक्शन जब कॉज करता है तो उसके अंदर धंस कर कॉज करना स्टार्ट कर देता है। देखिए ये जो इसका आउटर मोस्ट कोट है ना, इसको हम कहते हैं प्रोटीन। मतलब ये प्रोटीन की बनी होती है।
ये अंदर आपको जो ये मटेरियल नज़र आ रहा है ये इसका डीएनए है या फिर आरएनए, कुछ काइंड्स में जो होता है आरएनए होता है। ये नेक होता है और इसके बाद ये इसकी टेल्स इंक्लूड की जाती हैं। अगर वायरसेस की तरह के कुछ ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम प्राइऑन्स और विरियोइड्स कहते हैं। प्राइऑन्स जो होते हैं ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, विरियोइड्स होते हैं आरएनए के बने होते हैं। मतलब आरएनए वो सर्कुलर होता है, दायरे की शक्ल में मौजूद होता है। इन दोनों का काम क्या होता है, ये भी इन्फेक्शन यानी डिजीज़ कॉज करते हैं। ये भी वायरसेस की तरह होते हैं और ये 5 किंगडम में इंक्लूड नहीं किए जाते। ये था स्टेटस ऑफ वायरस। हम पहले इसकी रीडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टेटस ऑफ वायरस देखें तो वायरसेस आर द एट द बॉर्डर लाइन ऑफ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ड्यू टू दिस क्रिस्टलाइन नेचर दे आर कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। दे आर acellular, they do not have cellular organization yet show some characters of living organism. For example, they possesses DNA. Viruses contain either DNA और RNA. Normally encased in protein को मतलब कि वो इनमें DNA या RNA होता है। Normally encased मतलब बंद हुआ होता है एक प्रोटीन कोट में। They reproduce only in the living cell. ये अपनी reproduce मतलब अपना नंबर बढ़ा सकते हैं सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। और हमें पता है ना कि ये इन्फेक्शन कॉज जब करते हैं, इन्फेक्शन किस तरह से कॉज होता है कि अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, तो नंबर रिप्रोड्यूस करके बढ़ाते हैं। और रिप्रोड्यूस किस पे करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आ जाता है वेयर दे कॉज अ नंबर ऑफ डिजीजेस, दे आर नॉट कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिज्म एंड थस आर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये जो प्राइऑन्स और विरियोइड्स हमने पढ़े थे, यहाँ पर इसको मेंशन किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें डिफरेंस भी पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइऑन्स एंड विरियोइड्स। नेक्स्ट उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये बहुत आसान टॉपिक है, इसको हम देखते हैं। ये कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एक मेथड होता है जिसमें हम साइंटिफिक नेम देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली, बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स नेम। मतलब दो नाम, हम जो भी साइंटिफिक नाम लेंगे वो दो नामों पर मुश्तमिल होगा। आपको कह रहे हैं कि जो इसका जो फर्स्ट नेम होता है वो जीनस का नेम होता है और जो सेकंड नेम होता है वो स्पीशी का नेम होता है। अगर आपको वो टैक्सोन की पूरी याद हो जिसमें हमने कहा था सबसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली एंड उसके बाद जीनस एंड स्पीशीज़ वगैरह जो है वो आती हैं, तो ये वही वाली टर्म्स हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है कि इसको डिस्कवर किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, चार्ल्स लिनियस साइंटिस्ट था, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। कुछ साइंटिफिक नेम देखते हैं हम जो हमने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं। सबसे पहले जाता है अनियन, प्याज, इसका साइंटिफिक नेम होता है एलियम सीपा। स्टारफिश, एस्टेरियस रूबेंस। उसके बाद आता है ह्यूमन बींग, होमोसेपियंस। हाउस क्रो, ये होता है कॉर्वियस सप्लेंडेंस। कॉर्वियस सप्लेंडेंस जो होता है ये इसका साइंटिफिक नेम होता है। उसके अलावा आपने अनियन का भी पढ़ा होगा, पाइसम सेटिवम, जिसे हमने इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए किया था। ये जो साइंटिफिक नेम होते हैं ये आपको एमसीक्यू में भी पूछे जा सकते हैं। मोस्टली ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको कहते हैं कि डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एंड गिव एग्जांपल। तो आपको उसकी डेफिनेशन देनी होती है और साथ में उसकी एग्जांपल्स देनी होती है। उसके बाद आते हैं इसके रूल्स कि जब हम नोमेनक्लेचर का कोई नेम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, तो उसमें रूल्स कौन से किस तरह से अप्लाई किए जाते हैं। सबसे पहले रूल ये होता है कि जब हम किसी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसे इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स मीन्स ये समथिंग वैसे ही लाइक मतलब थोड़ी सी लग रही है लेकिन इतनी एग्जैक्ट नहीं है। आप लोग बुक में से देखोगे तो अच्छी तरह से आपको क्लियर होगा। एक्चुअली इटैलिक्स में राइटिंग टेढ़ी होती है, तो वो कह रहे हैं कि जब हम इसे लिखते हैं तो इटैलिक्स में लिखना इसका फर्स्ट रूल होता है। लेकिन क्योंकि हमने तो हैंड राइटिंग से करना होता है तो फिर हम उसको टेढ़ा किस तरह से करके लिखेंगे। हम जब हैंड राइटिंग में लिखेंगे ना तो फिर हमें एक प्रॉपर नेम लिख के तो उसके नीचे अंडरलाइन करना होगा। अगर अंडरलाइन नहीं करोगे ना अगर आप, तो आपके मार्क्स कटिंग हो जाते हैं इसमें। ये इसका सबसे फर्स्ट रूल था कि अगर उसको कंप्यूटराइज किया जाता है तो इटैलिक्स में लिखना होगा। अगर आप हाथ से लिख रहे हो तो आपको नीचे लाइन लगानी होगी। फिर आपको कह रहे हैं जैसे भी हमने देखा कि साइंटिफिक नेम का जो पहला पार्ट होता है वो जीनस का नेम होता है, जो सेकंड पार्ट होता है वो स्पीशी का नेम होता है। ये रूल है कि जो आप जीनस का नेम लिख रहे हो ना उसका पहला वर्ड कैपिटल होना चाहिए, जो स्पीशी का लिख रहे हो वो स्मॉल लेटर्स में होना चाहिए। क्लियर हो गया, ये इसका सेकंड रूल था। उसके बाद थर्ड रूल आता है, वो कहते हैं कि बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिनके जीनस जो होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब फर्स्ट वाला नेम जो होता है वो सेम होता है। जैसे आपको यहाँ पर एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दे रहा है, एस्चीरिया कोलाई, एस्चीरिया कोलाई। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियाज होते हैं स्टेप्टोकोकस निमोनियाई या स्टेप्टोकोकस
कोकाई या स्ट्रेप्टोकोकस बेसिलाई और स्ट्रेप्टोकोकस स्पाइरलम, ये सारी बैक्टीरिया की काइंड्स हैं एक्चुअली। तो इनमें स्ट्रेप्टोकोकस मैंने सेम रिपीट किया, लेकिन अगले स्पीशी का नेम डिफरेंस था। अब वो कह रहे कि अगर इस तरह की कोई कंडीशन आ जाए तो फिर आपने जो फर्स्ट वाला नेम है ना उसको आप एब्रीवेट कर सकते हो, मतलब ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई को सिंपली ई कोलाई भी कहा जाता है। इस तरह से स्ट्रेप्टोकोकस कोलाई या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो मैं बोल रही हूँ उसकी जीनस सेम है, तो आप उसके लिए एस यूज़ करके आगे पूरा नेम लिख सकते हैं। ये इसके 3 रूल थे। उसके बाद आते हैं कि इसका हमें फ़ायदा क्या होता है, हम क्यों लिख रहे हैं भाई साइंटिफिक नेम। सिंपल वर्ड्स में हम क्यों नहीं नाम बुला सकते किसी का, मतलब साइंटिफिक नेम ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। इसके सबसे बड़ी रीज़न होती है कि साइंटिफिक नेम जो होता है ना पूरी दुनिया में एक जैसा नेम होता है, किसी भी चीज़ का साइंटिफिक नेम हो तो अगर हम कॉमन नेम जो लेते हैं उसकी हर किसी को पहचान नहीं हो अगर तो, लेकिन इससे पहचान हो जाती। अब देखिए जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं अनियन जो होता है इसको इंग्लिश में हम अनियन बोलते हैं, कुछ लोग इसे प्याज बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी इसको गंडा बोला जाता है, और कुछ एरियाज़ में से बासल वासल वगैरह जो है वो भी बोला जाता है इसे, मतलब डिफरेंट नाम से बोला जाता है। तो लेकिन अगर इसका साइंटिफिक नेम हम देखते हैं तो उसको हम एलियम सीपा कहते हैं। मतलब अगर आप डिफरेंट एरियाज़ में हो तो आप डिफरेंट नेम्स के, हमें मोस्टली ये 3 नाम पता है, अनियन, प्याज एंड गंडा, लेकिन बासल वासल हम नहीं जानते। लेकिन अगर एलियम सीपा उसका नाम ले रहेगा तो पूरी दुनिया में इसको पहचाना जाएगा कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर क्रो की भी एग्जांपल दी हुई है, ब्लैक बर्ड या कौवा या फिर रावन उसे हम बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक कॉर्वस कॉरेक्स होता है, या फिर इसको सिंपली एक और स्पीशी जो हम कहते हैं उसमें रहती कॉर्वस स्प्लेंडेंस जो होता है वो भी इसका साइंटिफिक नेम कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे स्पीशी डिफरेंट आ जाती है, तो ये इसका बेनिफिट रह जाता है। उसके अलावा हम कहते हैं कि जो फ़िश टर्म होती है हम इसके लिए यूज़ करते हैं कि फ़िश किसे कहते हैं, फ़िश को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो हम कहते हैं एक वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म होता है, इसमें गिल्स और फिन्स होते हैं। तो क्या हर फिश में गिल्स और फिन्स होते हैं? जैसे आप कॉमन नेम्स लेते हो स्टार फिश, जेली फिश, क्रे फिश, सिल्वर फिश, इन सब के करेक्टर्स में गिल्स और फिन्स वगैरह सब में नहीं होते, गिल्स होते हैं फिन्स सब में नहीं होते। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अगर हम सब के साइंटिफिक नेम लेंगे ना और इसका ये वाला करेक्टर सब के लिए फिट नहीं हो पाता, तो साइंटिफिक नेम से हमें पता चल जाएगा कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये था आपका टॉपिक बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, जिसमें हमने सबसे पहले डेफिनेशन की बात की, उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स देखी, उसके बाद हमने रूल्स देखे, और एट द एंड हमने इसके सिग्निफिकेंस देखे। अब आपको इसकी रीडिंग देख लेते हैं एक दफ़ा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हम सबसे पहले देखते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इज द मेथड ऑफ गिविंग द साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म as the word binomial suggests the scientific name of a species consists of the 2 names. नेक्स्ट आपको उसकी डिस्कवरी बता रहा है कि स्वीडिश बायोलॉजिस्ट ने चार्ल्स लिनसिस को इंट्रोड्यूस करवाया था, और उसने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सबसे पहले सिस्टम जो था वो यूज़ भी किया था, और ये बहुत जल्दी पॉपुलर भी हो गया था। उसके बाद आपको रूल्स बताए हुए हैं। रूल्स में आपको बता रहा है सबसे पहले कि हम अटैलिक्स में वर्ड यूज़ करते हैं, हैंड रिटन में करेंगे तो अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद आपको कह रहा है कि जो फर्स्ट नेम जेनरिक नेम होता है वो ऑलवेज़ कैपिटल लेटर होता है, जबकि दूसरा जो स्पीशी नेम होता है उसको कैपिटलाइज नहीं किया जाता। थर्ड वन हम कहते हैं कि द साइंटिफिक नेम इज़ जनरली रिटन इन द full when it is first used, but when the several species from the same genus are being listed it may then be abbreviated by just using an initial for genus। initial मतलब starting। Escherichia coli इसमें हमने जो मैं एक्सप्लेनेशन आपको दी थी कि बहुत सारी अगर स्पीशीज़ मतलब जीनस सेम हो जाए, स्पीशी डिफरेंट हो, तो हम जीनस का नेम जो है वो स्मॉल टर्म में ई कोलाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे जाते हैं इसके सिग्निफिकेंस। Significant करें, in biological research the common names cause many problems, different regions have different names for the same organism. For example, common name of onion is Urdu is pyaz, but in different regions of Pakistan is also called ganda or basal or wasal. Other countries it also it has other sets of the name, but in science it is known with a single name Allium cepa। क्लियर हो गया यहाँ तक। उसके बाद हम कहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम। जैसे आपको कह रहे हैं कौवे को हम ब्लैक बर्ड भी कहते हैं, रावण भी कहते हैं, लेकिन साइंटिफिक नेम उसका एक ही कंसीडर किया जाता है। इसके बाद आपको वही फिश वाली यहाँ पर एग्जांपल दे रहा है एज इट इज़। कह रहे इसमें लास्ट में आपको कह रहे हैं टू अवॉइड दीज कन्फ्यूजन्स ऑर्गेनिजम्स आर गिवन द साइंटिफिक नेम बाय यूजिंग द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। द वैल्यू ऑफ दिस सिस्टम इज ड्यू टू इट्स वाइड स्प्रेड यूज एंड स्टेबिलिटी of the names in binomial nomenclature. Every species can be
अनएबियसली आइडेंटिफाइड विद जस्ट 2 वर्ड्स। वो कह रहे कन्फ्यूज़ हुए बगैर हम 2 नाम दे के उसका साइंटिफिक नेम प्रॉपर कर सकते हैं। सेम नेम कैन बी यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन ऑल लैंग्वेज अवॉइडिंग द डिफ़िकल्टीज़। ये था आज का आपका टॉपिक। ये आपको शॉर्ट में पूछा जा सकता है, सिग्निफिकेंस इसके इंपॉर्टेंट लॉन्ग में भी आते हैं। स्टेटस ऑफ वायरस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।